हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी लॉ एकेडमी। फ्रेंड्स, कल हमने किया था हिंदू मैरिज एक्ट का चैप्टर 1 किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन थी एक्ट के बारे में और सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 किए थे। और आज हम करेंगे सेक्शन 5 टू सेक्शन 8। आज हम करेंगे सेक्शन 5 टू सेक्शन 8, जिसमें कि बताया गया था कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज की जो मैरिज है वो वैलिड कैसे होती है, वॉइड कैसे होती है। तो सबसे पहले सेक्शन जो 5 है वो आएगा कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। और सेक्शन 7 है सेरेमनीज ऑफ मैरिज। मैरिज की सेरेमनीज कैसे परफॉर्म होती हैं, वो कैसे वैलिड मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ये आता है सेक्शन 8 में। तो सबसे पहले हम करेंगे नेचर ऑफ हिंदू मैरिज कि हिंदू मैरिज पहले कैसी थी, एक्ट के बाद कैसी हो गई, और अब जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कैसी चल रही है। तो ये करेंगे नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। तो एंशिएंट हिंदू लॉ कैसा था, प्राचीन हमारा बहुत पहले का जो हिंदू लॉ था वो कैसा था। वो एक सेक्रामेंटल था, परमानेंट यूनियन थी, एटर्नल यूनियन थी, होली यूनियन थी। सेक्रामेंटल आपको पता है, जैसे जो संस्कार पहले से चलते आ रहे हैं वैसे ही उसी रीति रिवाजों से चलता आ रहा था। परमानेंट यूनियन, जब किसी की शादी हो गई तो परमानेंट शादी उसी के साथ होगी, ऐसा नहीं है कि वो डिवोर्स दे देगा या कुछ कर देगा। एटर्नल यूनियन, अंदर से, मतलब कि जो शादी किसी के घर वाले ने फिक्स कर दी वो हो गई। ये नहीं वो सोचेगा कि मैं लिव इन में रह सकता हूँ या मैं कोई और शादी कर सकता हूँ। होली यूनियन मीन्स कि जो भी होली यूनियन मीन्स जो भी परिक्रमा होती है 7 फेरों की अग्नि के सामने, वो एंशिएंट हिंदू लॉ को इस रिचुअल से की हुई परफॉर्म मैरिजेस को वो मैरिज मानते थे। अब नेचर ऑफ हिंदू मैरिज की 1950 हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के बाद कैसी हो गई। ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गई शादी एक कॉन्ट्रैक्चुअल हो गई कि किसी दोनों बोथ पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। कंसेप्ट ऑफ कंसेंट, दोनों की कंसेंट 1955 एक्ट के बाद दोनों की कंसेंट होनी जरूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि एक ने बोल दिया हाँ मैं करना चाहता हूँ शादी, दूसरे ने बोल दिया नहीं मैं नहीं करना चाहता। दोनों की कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन एक डाइवोर्स का भी, इसमें डाइवोर्स भी आ गया HMA के 1955 एक्ट में। डाइवोर्स की अगर किसी को दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई डोमेस्टिक वायलेंस आता है, कुछ भी आता है, तो सेक्शन 13 के अंदर डाइवोर्स को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हम सेक्शन 13 में ही पढ़ेंगे। और आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ कॉम्बिनेशंस। एंशिएंट वाला भी है और जो 1955 एक्ट के बाद है वो वाला भी है। ठीक है, इसमें भी परमानेंट भी है, एटर्नल भी है, होली यूनियन भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। मतलब कि ये जो आजकल की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ना, ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है सेक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। ये थी हमारी नेचर ऑफ हिंदू मैरिज की पहले कैसा था और एक्ट के बाद कैसा हुआ, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कैसी चल रही है। अब हम करेंगे कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, सेक्शन 5 है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। कंडीशंस क्या क्या होंगी हिंदू मैरिज पे। सबसे पहले होगा मोनोगैमी होगा, सेकंड होगा मेंटल हेल्थ, और थर्ड होगा एज ऑफ पार्टीज, और फोर्थ होगा अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज, फिफ्थ होगा अवॉइडेंस ऑफ सेपेंडा रिलेशनशिप्स। अब ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनको 1 by 1 मैं डिस्क्राइब करूंगी। इनके साथ इनके इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस जो भी होंगी उसको भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 को, विच टॉक्स अबाउट मोनोगैमी, जो मोनोगैमी के बारे में बात करता है। ठीक है, नाइदर पार्टी शुड हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तभी उसकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी जब एक इंसान सिर्फ एक से ही शादी करेगा, मोनोगैमी। ऐसा नहीं है कि जैसे अब है कोई पहले कर लेता है, लेकिन कोई किसी की शादी हुई होती है उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लेता है, नहीं, उस शादी को वैलिड तभी माना जाएगा। नाइदर पार्टी शुड हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। ए वॉन्ट्स टू मैरिज बी, ए बी से शादी करना चाहता है। अगर वो शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होती है, पूरी रिचुअल, पूरी सेरेमनीज के साथ परफॉर्म होती है, सॉलेमनाइज्ड होती है, तो उस शादी को वैलिड शादी माना जाएगा। अब जो ए है, अगर उसने पहले ही सी के साथ शादी की हुई है, सॉलेमनाइज्ड की है,
तो वो वैलिड होगी। अगर उसने सॉलेमनाइज तरीके से पूरे उससे परफॉर्म नहीं की होगी वो शादी, तो वो शादी नल एंड वॉइड होगी, वो शादी शादी नहीं मानी जाएगी। अगर वो ए जो है बी से भी अगर ऐसे ही शादी करता है, अगर तो पूरे रिचुअल्स परफॉर्म करके शादी करता है, पूरे सॉलेमनाइज तरीके से शादी करता है, तो ये शादी वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो ये नल एंड वॉइड ही मानी जाएगी। अब इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस में इसके बारे में बताती हूँ आपको। मैरिज जो नल एंड वॉइड है उसका जो अंडर सेक्शन 11 है HMA का, उसमें बताया गया है सारा कुछ। और इसमें पनिशमेंट फॉर बायगैमी, इसमें पनिशमेंट भी है बायगैमी के लिए अंडर सेक्शन 17 HMA। इसमें IPC के भी तहत 494 और 495 में पनिशमेंट मिलती है। तो इसलिए अगर जो शादी बायगैमी होगी, अगर उसको नहीं पता होगा उसके रिलेशनशिप के बारे में, और जो पहली शादी है वो सॉलेमनाइज तरीके से नहीं हुई होगी, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा और इसके तहत पनिशमेंट भी दी जाएगी HMA के तहत अंडर सेक्शन 17 और IPC के 494 एंड 495। अब सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 आता है जिसमें बताया गया है मेंटल हेल्थ और सैनिटी। एट द टाइम ऑफ मैरिज पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड का मतलब है कि जब शादी हो रही है तो जो भी कोई भी, चाहे वो ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है, दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। उन दोनों का दिमाग ठीक होना चाहिए, बिल्कुल प्रेजेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका एक का साउंड ऑफ माइंड जो है वो ठीक नहीं है, बीमार ऐसा ही है, तो वो शादी नहीं मानी जाएगी, वो नल एंड वॉइड होगी। पार्टीज मस्ट नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी। ऐसा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी डिसेबिलिटी हो, किसी को सुनता ना हो, कोई बोल ना सकता हो, ऐसी कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जब मैरिज कोई परफॉर्म होती है तो उसमें ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गिविंग अ वैलिड कंसेंट। उसको अपने प्रेजेंस माइंड में, हाँ जी मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी प्रेजेंट साउंड माइंड होना चाहिए कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ। अगर उन दोनों में कोई डिसेबिलिटी है तो एक दूसरे को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी एक दूसरे को तो वो शादी नल एंड वॉइड होगी। अब इसके इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस हैं जो बताए गए हैं। जो मैरिज वॉइडेबल होती है, कौन सी मैरिज, इसमें अंडर सेक्शन 12(1) के सब क्लॉज B में बताया गया है HMA में। इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये शादी नल एंड वॉइड होगी अगर दोनों ही अनसाउंड माइंड होंगे, उनमें से कोई भी अनसाउंड माइंड होगा या कोई भी डिसेबिलिटी होगी और एक दूसरे को उनके बारे में पता नहीं होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3 में, जो एज ऑफ पार्टीज, जिसमें कि इस एज ऑफ पार्टीज क्या होनी चाहिए। ब्राइड ग्रूम की जो एज है, दूल्हे की जो एज है वो 21 साल 21 ईयर्स, और जो ब्राइड है उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी मैरिज जो होगी वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो तभी मैरिज जो होगी वैलिड मानी जाएगी। वैसे तो इस जो एज ऑफ पार्टीज है ना, इस सेक्शन में इस चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है कि अगर एज कम होगी तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया इस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ ये चीज़ है, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 18 ऑफ HMA। अगर लड़के की एज 18 साल से 21 साल से कम 18 ईयर्स है और लड़की की 12 साल है, मतलब कि 18 साल से भी कम है, तो ये नहीं बताया गया कि ये शादी नल एंड वॉइड होगी। लेकिन हाँ अंडर सेक्शन 18 में HMA में इसकी पनिशमेंट होगी। इसमें जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो है 2 ईयर्स की, और फाइन हो सकता है 1 लाख और इससे भी ज़्यादा का। प्रोविजन ऑफ, इसमें एक चीज़ बताई गई है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, जो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हु वाज चाइल्ड। अगर जो कोई बच्चा शादी कर लेगा उसके बारे में बताया गया है कि जो उसकी शादी है वो वॉइडेबल नहीं होगी, बच्चे की शादी। सेक्शन 5 का सब क्लोज 4 बताता है अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन से होते हैं कि जो हम पार्टीज टू मैरिज शुड नॉट बी विद इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये सेक्शन 3 के सब सेक्शन G में अच्छी तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जो हम आगे करेंगे। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन से होते हैं, जो हम अपने ब्लड रिलेशंस में किसी के साथ शादी कर लेते हैं। इनको हमारे उसमें HMA में एक्ट में इसको नल एंड वॉइड माना गया है कि हम कभी भी हम नहीं अपने भाई बहन और ऐसे ही फर्स्ट रिलेशनशिप ऐसे हम शादी नहीं कर सकते, ब्लड रिलेशन में हम शादी नहीं कर सकते, फर्स्ट जनरेशन में हम शादी नहीं कर सकते, थर्ड जनरेशन में हम शादी नहीं करते, 5th जनरेशन तक हम शादी एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। ये है नल एंड वॉइड। अनलेस, एक और चीज़ है, अनलेस देयर कस्टम और यूसेज परमिट। अगर
किसी का कस्टम यूसेज ये परमिशन देता है, वो शुरू से ही ऐसी चीज़ें अपना रहे हैं कि अपने ताया चाचा अपने फर्स्ट रिलेशन में शादी कर सकते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन HM में जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इसको प्रोहिबिटेड मानता है, वो इसको नल एंड वॉइड मानता है। अब इसमें इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ये है कि मैरिज जो है वो वॉइड होगी इस रिलेशन प्रोहिबिटेड अगर रिलेशनशिप में हम कोई मैरिज करते हैं अंडर सेक्शन 11 ऑफ HMA, इसमें बताया गया है। और पनिशमेंट अंडर सेक्शन 18 में इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 मंथ की और 1000 इसमें फाइन है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अब सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5 बताता है अवॉइडेंस ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप। अब सपेंडा रिलेशनशिप कौन सा होता है, मैं अभी बताती हूँ सपेंडा रिलेशनशिप कौन सा होता है। सपेंडा रिलेशनशिप के बारे में एक अलग से जो भी टॉपिक होगा हम अच्छे तरह से डिस्क्राइब करेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक लेंगे उस दिन सपेंडा रिलेशनशिप का। तो मैं बताती हूँ इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पार्टीज शुड नॉट बी सपेंडास ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के वो फर्स्ट रिलेशनशिप एक दूसरे के भाई बहन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन वाले नहीं होने चाहिए ऐसे रिलेशनशिप। इनको अवॉइडेंस किया गया है, इनको नल एंड वॉइड माना जाएगा अनलेस देयर यूसेज और कस्टम। वही चीज़ आ गई जो हमने सेक्शन 5 के सब क्लॉज 4 में पढ़ी थी कि जिनके कस्टम्स और यूसेजेस पहले से ही अलाउ करते हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट इसको परमिशन नहीं देता है। अब इसके इफेक्ट्स ऑफ कंट्रावेंशन जो हैं वो मैरिज वॉइड होगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ HMA, और पनिशमेंट अंडर सेक्शन 18 सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, इसमें भी 1 मंथ और 1000 फाइन, और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 3 के सब क्लॉज F में सपेंडा रिलेशनशिप में कौन कौन से लोग आएंगे इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। और सपेंडा रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप एक्सटेंड अप टू थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ ascent through the mother, the person concerned to be counted as the first generation. Sapinda relationship extend up to 5th generation in the line of ascent through the father, the person concerned to be counted as the first generation. अगर फादर की जनरेशन से 5th जनरेशन तक चलता आ रहा है तो उस रिलेशन में हम लोग इसको स्पेंडा रिलेशनशिप कहेंगे, इसमें शादी नहीं कर सकते, वो नल एंड वॉइड होगी। तो इसमें हम सेक्शन 3 के सब क्लॉज F में हम स्पेंडा के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये था हमारा सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 तक जो हमने किया है। इसमें मैं जल्दी से एक चीज़ बता देती हूँ। कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज में सबसे पहले मोनोगैमी हो गई, मोनोगैमी नहीं होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, एज ऑफ पार्टीज की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो नल एंड वॉइड होगी। अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज नहीं होनी चाहिए, और अवॉइडेंस ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम सेक्शन 6 जो है इसका, वो अलग से टॉपिक बहुत लंबा है, वो बाद में पढ़ेंगे। अब सेक्शन 7 पे आते हैं, सेरेमनीज ऑफ मैरिज। अब जो मैरिजेस सेरेमनीज के साथ रिचुअल्स के साथ परफॉर्म होती हैं वो शादियां तो वैलिड होती हैं, और जो नहीं होती हैं वो नल एंड वॉइड होती हैं। द एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेरेमनी टू बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज। सेक्शन 7 कहता है प्रोवाइड्स दैट अ मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी। अगर ये शादी दोनों तरफ से रीति रिवाज से की गई है तो ये शादी क्या होगी, ये शादी जो ये सेरेमनी जो होगी वो वैलिड होगी, और इस शादी को वैलिड माना जाएगा। पर दोनों साइड से होनी चाहिए, ये नहीं कि एक साइड से पूरे रिचुअल और सोलमनाइज से तरीके से हुई है और दूसरी तरफ से लड़की भाग के आई है या लड़का भाग के आया हुआ है वहाँ पे शादी कर रहा है। तो दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, और दोनों की जो शादी है वो सोलमनाइज्ड होनी चाहिए और अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स से परफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनी इंक्लूड्स द सप्तपदी, द मैरिज बिकम्स बाइंडिंग विद द 7 स्टेप्स टेकन। इसमें सप्तपदी क्या है, मीन्स 7 स्टेप्स, 7 फेरे लिए होने चाहिए। होली फायर के बीच में जैसे हम 7 फेरे कहते हैं ना, वो सब चीजें परफॉर्म होनी चाहिए, वो रिचुअल्स होने चाहिए, तभी शादी जो है वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। अब एक हम केस लॉ है वो पढ़ते हैं। इन केस ऑफ भाव राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अनलेस ए मैरिज इज सेलिब्रेटेड और परफॉर्म्ड with proper ceremonies in due form, it cannot be said to have been solemnized. There is a strong presumption in favor of validity of marriage. वैलिडिटी ऑफ मैरिज के बारे में बताया गया है कि अगर शादी सोलमनाइज तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म हुई होगी, उसी शादी को वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा।
अब सेक्शन 8 आता है। सेक्शन 8 हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बताता है। आपने सुना ही होगा, जैसे अब कोई भी शादी होती है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी शादी जब परफॉर्म हो जाती है उसके बाद अपनी शादी को रजिस्टर कराना पड़ता है। बिकॉज हमें रजिस्ट्रेशन की हर कहीं ज़रूरत पड़ती है और रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है, तभी शादी जो है वैलिड मानी जाती है। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसने शादी मतलब कि पूरे सेरेमनीज के साथ सोलेमनाइज तरीके से की है या नहीं की है। अब सेक्शन 8 जो है वो डील विद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के साथ करता है। इसमें इट प्रोवाइड्स दैट द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टी टू एनी सच मैरिज मे गेट देयर मैरिज रजिस्टर्ड। जो भी कोई शादी हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी पूरे रीति रिवाज के साथ होती है उनका सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है और अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शादी नल एंड वॉइड होगी। In the case of सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 सुप्रीम कोर्ट 1158 के तहत बताया गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैरिज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। की शादी क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, उसमें रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कंपल्सरी माना। इट डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रेलिवेंट रूल्स टू दिस इफेक्ट। उन्होंने ही कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि एक ऐसा ऑर्डर पास करो जिसमें कि शादी की जो हमें पता चल सके कि शादी वैलिड है या नहीं वैलिड है, ताकि एक मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड हो और उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे होता है फिनिश, और कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको कोई इसमें टॉपिक समझ नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। ओके जी, बाय।